बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। आज हम कल हमने किया था वेंडर्स में हमने बनाना सीखा था कि वेंडर्स कैसे बनाते हैं, डिफरेंट करेंसी। वेंडर्स को एडिट करना है तो ये भी कराते हैं। चलो, एडिट वेंडर, एनी टाइम उसका एड्रेस चेंज हो जाता है, फुल नंबर वगैरह कुछ भी, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात आज हम आते हैं सेल टैक्स के ऊपर। सेल टैक्स अगर आपकी कंपनी चार्ज कर रही है और आप उसको मैनेज करना चाहते हो तो सेल टैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, वेंडर में जाएंगे और वेंडर में जाके हम एक एजेंसी बनाएंगे जिसको हम टैक्स पे करते हैं। लेट्स सपोज पाकिस्तान में हम पे करते हैं FBR को। FBR हमारे पास क्या, एक सेल टैक्स एजेंसी है। कौन सी करेंसी में टैक्स पे करना है, अगर लाइबिलिटी पहले से है तो डाल दें, नहीं है तो छोड़ दें। नाम इसका हम दे देते हैं टैक्स एजेंसी। ठीक हो गया, ये टैक्स एजेंसी आ गई। बाकी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आके यहाँ से टाइप मेंशन कर दे तो ठीक है, लेकिन कोई मसला नहीं भी करके कोई मसला नहीं। ठीक है, तो एक एजेंसी आपने बना लेनी। ये अकाउंट हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमें एक ऐसा अकाउंट चाहिए जहाँ पे ये टैक्स जमा हो। अब फॉरेन में क्या होता है, डिफरेंट एजेंसीज होती हैं जो कि सेल का कुछ परसेंटेज एक को जाता है, कुछ दूसरे को जाता है, कुछ दूसरे को जाता है। ठीक है, तो हमारे पास तो यहाँ एक ही FBR है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा एजेंसी है तो आप फिर एक से ज़्यादा एजेंसी बनाएंगे, यानी टैक्स एजेंसी 1, टैक्स एजेंसी 2, टैक्स एजेंसी 3। ठीक है, तो जितना सेल टैक्स कलेक्ट होगा वो आके यहाँ पे जमा होगा। फिर आप एट द एंड ऑफ द पीरियड इसको पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आगे लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि पेमेंट। आज हम इसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो FBR के नाम से या टैक्स एजेंसी के नाम से हमने एक एजेंसी वेंडर में बना ली, वो इसलिए कि ये पेएबल है। एक्चुअली अकाउंट पेएबल में ये नहीं कंसीडर होगा, वो अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों। वेंडर्स तो आपके अकाउंट पेएबल है, लेकिन ये पेएबल है, इसके लिए और जगह नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे बनाते हैं। और इसके लिए हम आइटम बनाएंगे। फिर देखें, आइटम लिस्ट में आप तमाम आइटम डालेंगे। ये आपके पास आइटम लिस्ट है। अब इसमें आप ज़रा गौर करें, आउट ऑफ स्टेट नाम है, ये टैक्स आइटम है। कैसे मुझे पता चला, यहाँ पे देखिए टाइप में सेल टैक्स आइटम लिखा हुआ है और इसका अकाउंट हेड क्या है, सेल टैक्स पेएबल, जबकि वेंडर्स का हेड क्या है, अकाउंट पेएबल। ठीक है, तो ये लिंक हो जाएगा तो ये अकाउंट पेएबल में नहीं जाएगा, ये टैक्स पेएबल में जाएगा। बात समझ में आ गई? और ये सेल टैक्स पेएबल आपका कहाँ पे पड़ा होगा, आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स में पड़ा होगा। सेल टैक्स पेएबल आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स में पड़ा होता है। यहाँ पे अभी चेक कर लें, ये है सेल्स टैक्स पेएबल, जो कि अदर करंट लाइबिलिटी कहलाता है। ठीक है, और वो जो है वो अकाउंट पेएबल है। अकाउंट पेएबल भी अदर करंट लाइबिलिटी में ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये एक अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है 0%। ठीक हो गया, हम बनाते हैं ताकि FBR को हम कितना पे करेंगे परसेंटेज में, तो यहाँ पे आके हम सेल टैक्स आइटम ले लेंगे। अब देखें, सेल टैक्स से हमारा जनरल सेल टैक्स है GST 16%, या जो जितना भी है, मैं एक 16 का बना लेता हूँ, एक पे दूसरा चेंज बना लेता हूँ। परसेंटेज हमारे पास 16 है, पेएबल टू FBR। ठीक है, ये एक बन गया। एक और बना लेता हूँ, सेल टैक्स पेएबल। हमारे पास एक GST है बाज़ आइटम्स पे, फॉर एग्ज़ाम्पल 5% है। डिस्क्रिप्शन सेल टैक्स आ गई, परसेंटेज 5 आ गया, पेएबल टू FBR। ठीक है, अब बाज़ आइटम पे ये दोनों अप्लाई होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। देखिए, सेल टैक्स आइटम एक बनता है, ग्रुप में फिर कंबाइन हो जाते हैं। अब देखें, लेट सपोज मैं कहता हूँ GST 21%। ठीक है, अब ये 21 कैसे होगा, आपका एक GST 16 है और एक GST आपका 5 है। अब यहाँ पे आपकी वो बात आ जाती है कि एक आइटम पे 3
एजेंसीज टैक्स ले रही हैं, एक 2 ले रही है, एक 3 ले रही है, एक 4 ले रही है, तो वो 3-4 एजेंसीज आपकी यहाँ पे कंबाइन हो जाती है, जबकि आइटम पे आपका यही लगेगा। यानी आइटम पे तो अब अलग अलग कैलकुलेशन नहीं हो सकती है। बात समझ में आ गई? तो ये मैंने इसलिए करवा दिया आपको कि फिर आपके जहन में हो कि FBR1, FBR2, FBR3, तो फिर 3 एजेंसीज को वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। कलेक्शन के टाइम वो एक ही कलेक्ट होगा, यानी वो 21% बन रहा है तो अब 21% 16 + 5, तो 16 वाला अपनी एजेंसी को जाएगा, 5 वाला अपनी को जाएगा। यहाँ पे ये मत देखे कि FBR है, मैंने तो एक ही बनाया है ना। तो अगर एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा एजेंसी से, एक से ज़्यादा डिफरेंट परसेंटेज, उसको आप कंबाइन करके एक आइटम पे भी, यानी कलेक्ट 21% पे होगा और डिस्ट्रीब्यूट 16 एक को जाएगा, 5 दूसरे को जाएगा। अगर ये 4 होते तो 2 एक को जाता, 10 दूसरे को जाता, 5 दूसरे को जाता, 6 दूसरे को जाता, तो वो फिर जाएगा। तो ये आपका एक ग्रुपिंग हो गई है। अब देखें, इसका नाम GST 21% है, लेकिन इसकी टाइप क्या है? सेल टैक्स ग्रुप है, जो कि चार्ज कर रहा है 21%। ठीक हो गया? तो इस तरह हम सेल टैक्स बनाते हैं। अब ये सेल टैक्स मैंने बनाया, तो ये लागू किस पे होगा? ये लागू कस्टमर्स पे होगा। ठीक है, तो अभी हम आके कस्टमर बनाते हैं। कस्टमर सेंटर में जाते हैं, सेम जिस तरह हमारे वेंडर्स होते हैं, लेकिन वेंडर्स और कस्टमर में फ़र्क क्या है कि हम माल ख़रीदेंगे वेंडर से, चाहे कैश चाहे क्रेडिट जो भी हो, लेकिन सप्लायर से बेचेंगे तो कस्टमर पे बेचेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आके कस्टमर बनाते हैं, तो सेम जिस तरह प्रोसीजर हमने वेंडर्स के लिए किया था, एज इट इज़ प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो करेंगे कस्टमर के लिए। अब हमारे पास हमारा कस्टमर है कादिर गुल से, ठीक है, इसके साथ हमारी पाकिस्तानी करेंसी में डील है, और ये हमारा कर्जदार भी है 24,100 रुपये। ये इसका बैलेंस हो गया। इसकी कंपनी का नाम है कादिर एंड सन्स। ठीक है, नाम इसका है कादिर, पूरा नाम इसका आता है कादिर गुल उर्फ कारी। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया इसका एड्रेस, ये आ गया, कांटेक्ट पर्सन आ गया, यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर हुआ मैंने स्पेस दे दी, फ़ोन नंबर में तो स्पेस नहीं होता, ये हुआ क्या हो रहा है, भाग जाता है ना, खफा हो रहा है कि हम क्यों कर रहे हैं। अच्छा, अल्टरनेट कांटेक्ट फ़ोन नंबर है। अच्छा, अब कादिर गुल ना हुआ तो वहाँ पे कौन होगा? फजल होगा। ठीक है, उसका ईमेल एड्रेस आ गया, चाहे जो भी दे दे तो वगैरह वगैरह। अब इसका शिप एड्रेस यानी गोदाम का एड्रेस भी आप सेम है तो सेम दे दें, एक से ज़्यादा है यानी एक रिंग रोड पे, एक क्वार्ट रोड पे, एक सिटी में, तो 1 2 3 आप डाल सकते हो। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पे टाइप आ जाएगी, जिस तरह वेंडर्स की टाइप थी, इस तरह कस्टमर की भी टाइप है। तो हम ये लिख देते हैं कि ये रिटेलर है या पेशावर लाहौर क्वार्ट। ठीक है, वेंडर्स के साथ जिस तरह हमारी पेमेंट टर्म्स थी, इसी तरह कस्टमर्स के साथ भी हमारी टर्म्स होंगी। तो अब इसके साथ हमने जो डीड साइन की है तो वो 2% इन 10 days एंड नेट 30 की है। नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आपका नुमाइंदा का अकाउंट आएगा, वो अभी हमने नहीं किया, इसको खाली छोड़ दें। अच्छा, इसके साथ हमारा रब्ता ईमेल पे। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो सेल टैक्स इंफॉर्मेशन यानी सेल टैक्स मैनेजमेंट पढ़ा था, तो अब ये कस्टमर टैक्सेबल है या नन है? अब पाकिस्तान के अंदर तो तमाम कस्टमर टैक्सेबल होंगे, आउट ऑफ द कंट्री जो है वो नन होते हैं, तो हम इसको टैक्सेबल ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं, अब इस पे कौन सा टैक्स लागू करते हैं? 21% लागू करते या 16% लागू करते हैं। ये देखिए, अगर ना बनाए होते यहाँ ना आता। इसी तरह आपने इसको कोई लाइसेंस इशू किया हुआ है तो यहाँ पे आप रीसेल नंबर उसका दे सकते हैं।
प्राइस लेवल तो अभी हमने प्रोडक्ट्स नहीं की, तो ये मैं आपको फिर दरमियान में एक लेक्चर में करवा दूँगा। डिफाइंड फील्ड्स ये हमसे वेंडर में रह गई थी, वेंडर की और कस्टमर की सेम है। डिफाइंड फील्ड्स क्या है, यानी मैं देखें कस्टमर और वेंडर दोनों के लिए ऑन करता हूँ इनका सेल नंबर, इसी तरह वेंडर और कस्टमर के लिए मैं इनका होम टेलीफोन नंबर, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सारे कॉलम्स आप एज ए इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो। इसका मकसद क्या है, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके लिए इस फॉर्म में जगह नहीं है, आप जगह बना के उसको नोट कर सकते हो, हर वेंडर के लिए अलग। पेमेंट इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट नंबर, कस्टमर के लिए क्रेडिट लिमिट 1,25,000। अब प्रेफर्ड मेथड, यानी मैंने कादर गुल साहब को कहा हुआ है कि आप मुझे लाजमन चेक दो, क्रेडिट कार्ड, तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दर्ज कर दें। जॉब्स फिलहाल आपको नज़र नहीं आ रहा, बाद में करेंगे, ठीक है, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाए, देखिए हमारे पास एक कस्टमर क्रिएट हो चुका है। इसी तरह एक और कस्टमर बना लेते हैं फॉरेन करेंसी में, ठीक है, अजब गुल है, इसके साथ हमारी USD में डील है, नाम इसका अजब एंड को, कंपनी का नाम आ गया, पूरा नाम अजब आ गया, गुल पूरा नाम खान दिया, एड्रेस रह गया, इसका एड्रेस आ गया, चलो डिटेल कास्ट, अच्छा फ़ोन नंबर इसका, ये फ़ोन नंबर हो गया, फैक्स नंबर वगैरह वगैरह, बस चलो ईमेल डालना लाजमी है, फिर बस ये इसका चार्जर निकाल देते हैं, ठीक हो गया, और बाकी ओके कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके दूसरा कस्टमर बना देते हैं सईद, और इसके साथ अफगानी, ये मैं इस पर बना रहा हूँ कि बाद में हमें फिर बनाने पड़ेंगे ना, 3 कस्टमर होने चाहिए कि 3 ट्रांजेक्शन तो कर लेना। अच्छा, इसी तरह देखें यहाँ पे रिपोर्ट्स, जिस तरह हमारे पास वेंडर्स की रिपोर्ट्स थी, कस्टमर की भी एजिंग रिपोर्ट, तो यहाँ पे देखें आप कस्टमर शो हो रहा है। इसी तरह एजिंग डिटेल आप देखना चाह रहे हैं, ये एजिंग डिटेल आ गई। इसी तरह कस्टमर की जो है बैलेंस समरी आप देखना चाह रहे हैं, बैलेंस डिटेल, जिस तरह वेंडर से रिलेटेड जितनी रिपोर्ट थी उसके रिवर्स आपके कस्टमर की। इसी तरह आपकी जो अकाउंट रिसीवेबल ग्राफ है, अब कस्टमर जब आपने बैलेंस डाल ही दिया है तो ये ट्रायल बैलेंस में आपको शो करेगा, कहाँ पे, अकाउंट रिसीवेबल में, ये रिसीवेबल आ गया, इस पर आप डबल क्लिक कर दें तो देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास हमारे कस्टमर्स भी आ गए हैं, वेंडर्स भी आ गए हैं। तो अभी आप लैब में जाएं और इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है।